हेलो बच्चों। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उनका रिवीजन करने वाले हैं आज हम। तो देखिए, जो आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कि यदि लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिए, ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन को। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए तीन केस होते हैं हमारे पास। एक मान लो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला केस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये होगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 जब इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, तो इस केस में ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस होता है हमारा नो सॉल्यूशन का। दूसरा केस होता है हमारा नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तीसरा केस होता है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये हमें तीन केस दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ये क्या होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है हमारा कि नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन वो दोनों पैरेलल होंगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही होंगी, तो यहाँ पे ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन होता है। ये क्या होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बात करनी है कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की। तो देखो आपकी जो दो केस है यहाँ पे वो कंसिस्टेंट होते हैं। ये आपका कंसिस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होता है वो भी आपका कंसिस्टेंट होता है, और जो पैरेलल सॉल्यूशन है वो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मान लो ये हमारे पास कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, ये 3, -2 है और दूसरा पॉइंट है -3, 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लो x1, y1 और इसको मान लेंगे x2, y2। तो यहाँ पे देखो हम इसको a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b पॉइंट मान लेते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस और -2। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस -3 -6 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा लेकिन आएगा माइनस में, तो ये आपका 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 3 4 और 1 5, तो ये √52। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 कॉमन ले लेते हैं। ये होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है, हमें कॉट माइनस कॉस निकालना है। तो इसका मतलब 1 को तो इधर लिया और इसको कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो तो -8 आ रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अच्छा नीचे चलते हैं, ये हिंदी मीडियम का है। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ फ्रिस्टम की बात करिए। तो फ्रिस्टम वैसे हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम इसका आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका आंसर सेकंड होगा। देखो फ्रिस्टम जो है, इन्होंने बात करी है कि फ्रिस्टम शेप्ड ग्लास टम्बलर, मतलब ऊपर से वो ओपन है। तो कुछ इस तरीके से मान लो, इस तरीके से कुछ बनेगा वो। ठीक है, ये कुछ फ्रिस्टम बनेगा इस तरीके से। मान लो इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई l r1 प्लस r2 हो जाएगा, r1 प्लस r2। और नीचे क्या है, बेस का कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 120 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो ये हमारे पास 120, तो 120 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 से 60 टाइम, 2 से कटेगा ये 30 टाइम, 2 से कटेगा 15, फिर ये 3 से कटेगा 5 टाइम और 5 से कटेगा 1 टाइम। तो क्या आगे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5। तो ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 की इंटू और 5। ठीक है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, हमसे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, देखो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो a का वैल्यू कितना आएगा 4, b का वैल्यू आएगा -6, साइन के साथ लेना है, c का वैल्यू कितना आएगा 3, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये होगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो इसको माइनस कर दोगे तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कोई लाइन होगी, ठीक है। उसके एंड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है हमें 3, -6। तो ध्यान दीजिए, देखो मिड पॉइंट किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है कि ये आपका x1, y1 है और ये x2, y2 है। तो अगर मिड पॉइंट हमें निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं।
तो देखो हमें कैसे होगा ये कि x1 तो हमें 0 दे रखा है, तो 0 प्लस एक्स अपॉन टू, और ये कितना है 0 प्लस वाई अपॉन टू। तो ये आ गया आपका x अपॉन टू कॉमा वाई अपॉन टू, और ये हमें पहले से गिवन है, पहले से कितना दे रखा है 3 कॉमा माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x अपॉन टू की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कंपेयर करो, देखो यहाँ पे यही, ये दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये आ जाएगा आपका, देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो ये आ गया x की वैल्यू 6 आ गई और y अपॉन टू बराबर -6, तो y की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -12, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ये आएगा 6 कॉमा -12, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन द गिवन सर्कल इन फिगर 1 नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द पी क्यू। अगर मान लो ये हमारे पास कोई भी सर्कल है और हम यहाँ पे कोई टेंजेंट खींच देते हैं, तो इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट खींचेंगे, तो सीधी सी बात है एक ही टेंजेंट होगी, एक ही टेंजेंट होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो इसके पैरेलल टेंजेंट कुछ इस तरीके से यहाँ से खिंच जाएगी, ठीक है। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, एक टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि अब ये सर्कल है, इस पे कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं, तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा तो वहां से केवल हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ये हमें कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास ही निकालनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास देखो कैसे निकालोगे, ये आ गया आपका, ये आ गया क्लास इंटरवल और ये हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल कितना है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 8, 10, 19, 25 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 8, ये 8 आ जाएगी, 8 इसमें ऐड होके आएगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 और 19 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 और 25 कितना हो जाएगा, देखो 7, 5, 12, 3 और 2 6 और 1 7, और ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n निकालो, n का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका 80 आ जाएगा। अब यहाँ से n अपॉन 2 निकालते हैं पहले, तो ये आ गया 40। अब इस 40 को हमें ढूंढना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा तो इससे नेक्स्ट है वो आपका मीडियन क्लास होगा। तो इसका मतलब ये आपका मीडियन क्लास आ गया। तो मीडियन क्लास पहले हमने सर्च कर लिया, अब हमें निकालना है कि मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या पूछ रहा है हमसे, अपर लिमिट पूछ रहा है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो 15 तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ध्यान रखिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और श्योर इवेंट की क्या होती है, श्योर इवेंट की या फिर क्रिटिकल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। मतलब सर्टेन इवेंट की, क्रिटिकल नहीं, सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी हमेशा 1 होती है, ठीक है। सर्टेन भी बोल देते हैं या फिर श्योर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, हमेशा 1 होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए 11 क्वेश्चन से 15 तक कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो इनमें देखो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10th का कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन होगा डी। तो देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या होगा,
पहले फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि एन लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। मान लो ये कोई सर्कल है, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सीकेंट। का नाम क्या होता है? सीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इसका जीरो है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, हमेशा अगर मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है वैल्यू निकालने का। तो आपको क्या करना है कि 2 इसका जीरो है, मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। 2 कोई है नंबर, ये इसका जीरो है, तो इसका मतलब x की जगह आपको 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है और पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर रख देना है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब इसको में अगर हम उसमें पुट कर देंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4 बराबर जीरो। तो 4a का वैल्यू 4 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो a का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम 1 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है, एक मान लो हमारे पास ये छोटा स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर, तो ये क्या कभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे? नहीं, ये हमेशा सिमिलर होंगे। तो जो स्क्वायर होते हैं वो आपके हमेशा सिमिलर होते हैं। देखो सिमिलर में क्या होता है कि सेम शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट में क्या है? कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों ही सेम होती है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों ही सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम। यदि मान लो इस तरीके का कोई स्क्वायर है तो इतने ही साइज का स्क्वायर हमारा दूसरा वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जितना इसका लेंथ है इतना इसका लेंथ होगा। अगर इस स्क्वायर को इसके ऊपर रख दूंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका सिमिलर। क्या आ जाएगा? सिमिलर। तो 13 का आंसर हो जाएगा सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर आर इन रेशियो। मान लो ये कोई 2 स्फीयर है, एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, दोनों का रेशियो हमें गिवन है, ये है 2/3। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम निकालिए। तो देखो v1/v2 क्या होगा? 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3 पाई r2³। तो ये देखो 4/3 पाई से तो ये तो सब कट जाएगा, ये आ गया r1/r2 का होल क्यूब। मतलब कितना आ गया? r1/r2 का वैल्यू रख दो, देखो 2/3 का होल क्यूब आ गई, तो ये आ जाएगा 8/27। तो कितना आ गया? 8/27, मतलब 8:27, क्योंकि आंसर में रेशियो पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है 0 है तो बताओ क्या होगा वो। तो ध्यान दीजिए, देखो मान लो ये कोई ट्राइंगल बोल रहा है और इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? 0। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 है तो इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब ये कुछ लाइन पे पॉइंट आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? पॉइंट हमेशा लाइन पे आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। कैसे पॉइंट हो जाएंगे? कोलिनियर। जो एक ही लाइन पर पॉइंट आते हैं वो आपके क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कुछ यहाँ पे इस तरीके से फिगर दे दिया है, ठीक है। तो ये है आपका ABC, ये है ABC। ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, ये 20 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट की टावर के बेस से कितनी डिस्टेंस होगी। ये आपका टावर है, ठीक है।
तो टावर का बेस कितना है, टावर का बेस ये रहा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ए बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, देखो ये कितना हो जाएगा, तो ए बी आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे tan 60 यूज कर लेते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3। तो √3 इज इक्वल टू 20/AB। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 20/√3। ऊपर नीचे इसको रेशलाइज कर दो, इसको रेशलाइज कर देंगे तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20√3/3। ध्यान रखिए, अगर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 3 आता है। कोई भी नंबर है रूट में, उनको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, तो 20/3 √3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 17 में दे रखा है कि tan 40 इंटू tan 50। तो देखो tan 40 को क्या लिखते हैं हम, तो tan 40 को हम लिख सकते हैं tan 90 - 50 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इसको कर लेते हैं। तो tan 90 - 50 क्या होगा, tan 90 - 50 होता है cot 50, ये cot 50 हो जाएगा और ये tan 50 है। अच्छा, cot 50 को हम लिख सकते हैं 1/tan 50, तो इंटू tan 50, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। अगर मान लो हमारे पास कोई भी कॉइन है, क्या है, कॉइन, अगर हमने उसे 2 टाइम टॉस किया, कितने टाइम, 2 टाइम यदि हमने उसे टॉस किया है, तो देखो सैंपल स्पेस क्या आएंगे। तो क्या क्या पॉसिबल है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड आ सकता है या फिर टेल टेल आ सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ, तो मतलब दोनों बार हेड आ रहा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों बार हेड आने की। तो एक ही ऐसा केस है, तो 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 18। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, देखो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पेपर में आने ही हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को आगे मिले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि देखो ये है आपका कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, रेडियस दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। अच्छा, हमें पता है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि L = √R² + H²। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि L का फॉर्मूला ये होता है। आता कैसे ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है। मान लो ये हमारे पास कोन है, ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से कोन है, ये हाइट है, ये R है और ये H है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है L² = R² + H²। तो देखो L का वैल्यू कितना है, स्लैंट हाइट ये L है और रेडियस है ये हमारा R है। तो L कितना है, तो देखो L है 13 का स्क्वायर माइनस R कितना है 5 का स्क्वायर, R इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू H²। तो ये 169 - 25 इज इक्वल टू H²। तो H² का वैल्यू कितना आ गया, 144। तो H कितना आ गया, √144। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर में आ रहा आंसर, तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, 144 का रूट कैसे हमने निकाला, तो आपको क्या करना है कि या तो प्राइम फैक्टर करके निकालो या फिर आप 20 तक रूट याद कर लो। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है तो आप 20 या 30 तक सारे रूट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे हमें AP दे रखी है,
ये कह रहा है कि -6, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, -6,8,x,8 ये तीनों AP में। अगर ये तीनों AP में है तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो इसका मतलब x -6 बराबर 8 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना आ जाएगा? तो देखो ये आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 8 माइनस एक्स। x एक तरफ करो तो ये आ जाएगा 2x बराबर 8 माइनस 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? 2x बराबर 2, तो x का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो और में क्या है कि 11th टर्म हमें निकालनी है। AP हमें दे रखा है और 11th टर्म निकालनी है। तो देखो ये और वाला क्वेश्चन है। और में क्या है कि 11th टर्म दे रखी है। देखो AP है -27, -22, -17, -12। तो देखो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है -27। अच्छा, D निकाल लो। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? -22, A2 -27, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -22 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 5। तो A भी आ गया और D भी आ गया। ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, A और D यदि हमारे पास आ गया तो हमें निकालना है क्या? हमें A11 निकालना था। हाँ, A11 निकालना है। तो देखो A11 कैसे निकालेंगे? तो A11 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A11 का फॉर्मूला याद रखो, या तो ये फॉर्मूला याद रखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, या डायरेक्ट याद रखो A11 को हम लिखेंगे A प्लस 10D। ठीक है। N का वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर आप 10 यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखो कि D एक कम होता है। अगर A11 पूछ रहा है तो A प्लस 10D, अगर A12 पूछ रहा है तो A प्लस 11D। D एक कम होगा, जौन सी टर्म हमसे पूछ रहा है। तो A का वैल्यू कितना है? -27 प्लस D इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? देखो -27 प्लस 50, तो 50 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 3 और 5 माइनस 4 बचेगा, 4 माइनस 2 2, तो ये आपका 23 हो जाएगा। इसका मतलब A11 का वैल्यू कितना आ गया? A11 का वैल्यू आ गया 23, तो 23 विल बी आवर आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है। तो ये हमारे 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर था, तो आप इसको एक बार जरूर करें। ठीक है। वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से सॉल्व करके देखें। ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू।